नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही डरावनी और खौफनाक है। ये कहानी एक सच्ची घटना पर है। ये घटना करीब 44 साल पुरानी है। सन 1980 में 23 साल की कमला की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक दिन उसके पिताजी अचानक कहीं गायब हो जाते हैं। उसने अपने पिताजी को ढूंढने के लिए बहुत कोशिश करी, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिले। कमला की मां की मौत तो पहले ही हो चुकी थी। वे अपने पिता के लापता होने के बाद अब बहुत ज्यादा अकेली पड़ गई थी। जब कई कोशिशों के बाद भी उसके पिताजी नहीं मिले, तो सबने अब उन्हें ढूंढना भी छोड़ दिया था और सबने हार मान ली थी कि वो अब नहीं मिलेंगे। इतनी टेंशन के बीच कमला का ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। इसलिए कमला के चाचा चाची ने उसकी शादी प्रभाकर परिवार के बेटे अजीत से कर दी, ताकि कमला का ध्यान रखने के लिए हमेशा कोई उसके साथ हो। अजीत ने कमला का उस मुश्किल दौर में बहुत अच्छे से ध्यान रखा। अब वो थोड़ा बेहतर महसूस करने लगी। कमला अपने नए घर में अपनी नई जिंदगी से में पूरी तरह से एडजस्ट करना सीख लिया था और अब वो धीरे धीरे खुश भी रहने लगी थी। और सारा परिवार भी उसे बहुत प्यार करता था, उसका ख्याल भी रखता था, खासकर उसका देवर राजेश। पर धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। एक दिन जब कमला सो रही थी तो अचानक उसको किसी के रोने की आवाज आई, जिससे उसकी नींद खुल गई। अपने बगल में देखा तो अजीत अभी भी सो रहा था और कमरे में उन दोनों के अलावा वहां कोई और था भी नहीं। उसे वो आवाज फिर से आई, लेकिन अभी भी उसे कोई आसपास में नहीं दिखाई दे रहा था। उसने इसे अपना वहम समझा और वापस चुपचाप सोने चली गई। लेकिन उस दिन के बाद से लगभग हर वक्त वो रोने की आवाजें उसके कानों में गूंजती रहती थीं। उसे ऐसा लगा था कि आवाजें शायद उसके पिताजी की हैं, जो इस समय दर्द में चीख रहे हैं और कमला से मदद मांग रहे हैं। कमला अब घबरा चुकी थी और उसने ये बात अजीत और रंजीत दोनों को बताई। दोनों ने ये बात उसका वहम समझा और उसे कहा कि शायद ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अपने पिताजी को बहुत ज्यादा मिस कर रही है। धीरे धीरे कमला की अब तबीयत भी खराब रहने लगी। उसे हर वक्त गुस्सा आने लगा। अब वो छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाती और अगर उसे कोई किसी चीज को मना कर देता गलती से, तो वो उसको जान से मारकर खाने की धमकी देने लगी। सबको लगा कि अपने पिता को खोने का दुख उसके दिमाग पर हावी हो रहा था, लेकिन इन सबके बीच कमला को वो आवाजें अभी भी लगातार सुनाई दे रही थी। एक दिन वो आवाज कमला को हवेली के एक पुराने कमरे से आ रही थी। वो जब उस कमरे में गई तो उसे वहां एक काली मूर्ति मिली। उस मूर्ति को देखते ही उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ, उसे अजीब सा करंट सा लगा। उसे घुटन महसूस होने लगी और उसकी अब सांसें भी अचानक से बहुत तेज तेज चलने लगी थी और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। कमला ने घबराकर उस मूर्ति को वापस नीचे रख दिया। कमला को डर लग रहा था और वो कमरे से बाहर की ओर जा रही थी कि उसके पैर में कुछ अचानक से भारी सी चीज आकर लगी। जब कमला ने ध्यान से देखा तो वो एक इंसानी खोपड़ी थी जो उसके पैरों में पड़ी थी। तब कमला ने चारों तरफ देखा कि उस कमरे में कुछ और भी चीज पड़ी हो। उस कमरे में ढेर सारी इंसानी हड्डियां थी जो इधर उधर बिखरी पड़ी थी और हर जगह खून ही खून बिखरा हुआ था। कमला जब उस कमरे को और ध्यान से देखने लगी तो वहां उसे एक खत भी मिला। उसने वो खत उठाया और फिर वो उसे पढ़ने लग जाती है। खत में लिखा था कि ये मूर्ति श्रापित है और इसने उनके पुरखों को भी परेशान किया है। ये सब पढ़ते ही कमला को अपने पिता की चीख सुनाई दी और वो मूर्ति अपने आप जोरों से हिलने भी लगी। कमला को अजीब सा भारीपन महसूस होने लगा, जिसके बाद वो एकदम से बेहोश हो गई। कमला ने जब अपनी आंखें खोली तो वो अपने कमरे में ही थी और सब परिवार वाले उसके आसपास बैठे हुए थे। कमला उन्हें सब कुछ बताने लगी, लेकिन सबने उसको बताया कि उन्हें वो कमरे के ड्राइंग रूम में बेहोश पड़ी मिली थी और शायद ये उसका एक बुरा सपना था।
उन्होंने कमला को दवाई दी और उसे सुला दिया। पर उस रात कमला हमेशा हमेशा के लिए बदल गई थी। अजीत बाकी रात की तरह इस बार भी डिनर के बाद वॉक करने के लिए कमरे से बाहर आया था, लेकिन उसने देखा कि कमला बिस्तर पर नहीं है, बल्कि कमरे के एक अंधेरे कोने में दीवार की तरफ मुंह करके वो जोर जोर से हंस रही है। उसने कमला का नाम चिल्लाया। कमला उसकी तरफ मुड़कर रोते हुए मदद मांगते हुए उससे कहने लगी, मैं निर्दोष हूं, मुझे बचा लो। कमला को इस हालत में देखकर अजीत टूट गया और वो उसे गले लगाकर शांत करने लगा। किसी तरह उसने कमला को शांत करके बिस्तर पर लिटा दिया और वो रात अब जैसे तैसे बीत गई। पर अगले दिन कमला की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी। अगर कोई भी उसका नाम लेता तो वो उसकी तरफ मुड़कर उसे जान से मारने की धमकी देती। कमला की शक्ल भी अब धीरे धीरे बदलने लगी थी। धीरे धीरे उसके चेहरा का रंग अब सफेद पड़ने लगा था। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे हो गए थे और अब वो पागलों की तरह बर्ताव करने लगी थी। सभी प्रभाकर फैमिली कमला को अब इस हालत में देखकर बहुत परेशान थे, क्योंकि कमला ने रात को पागलों की तरह हंसना शुरू किया था। कमला पूरा दिन बस रोती या फिर पूरा दिन हंसती रहती थी। प्रभाकर परिवार को लगा कि कमला पागल हो चुकी है, लेकिन उससे पहले वो कुछ कर पाते, उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। एक दिन शाम को कमला के ससुर अपने रूम में बैठकर चाय पी रहे थे, जब उन्हें एकदम से अपनी पीठ पर ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उनकी पीठ पर कोई नुकीली चीज घुसा दी हो। उन्होंने दर्द में जब मुड़कर पीछे देखा तो कमला वहां खड़ी पागलों की तरह हंस रही थी। कमला के हाथ के नाखून कमला के ससुर के पेट के अंदर थे। कमला के ससुर ने जोर से चिल्लाया और सब कमला को कंट्रोल करके अंदर ले गए। उसे उसके कमरे में ले जाकर अब उसे बेड से बांध कर लिटा दिया था। लेकिन देर रात अजीत ने देखा कि कमला बिस्तर पर नहीं है, बल्कि वो तो कहीं और है। उसने बाहर झांक कर देखा तो कमला भागती हुई उसके ससुर के कमरे में गई है। अजीत कमला को पुकारता हुआ उनके कमरे में घुसा और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, कमला ने अपने ससुर को पकड़ लिया और बिना कुछ सोचे समझे उन्हें जानवरों की तरह मारकर उनके शरीर को, मांस को नोचना शुरू कर दिया और फिर उसे खाने भी लगी। पूरे घर में चीख पुकार मच गई। डर से गूंज उठा, लेकिन कोई भी कमला को रोक पाने का साहस नहीं कर पा रहा था। अजीत और उसकी मां ने कमला को उनके पिता की लाश के साथ वही कमरे में लॉक कर दिया। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था और अंदर कमला पागलों की तरह चिल्लाए जा रही थी। वह जोर जोर से चीख कर कह रही थी कि मैं सबको मार के खा जाऊंगी, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब अजीत की मां को समझ आ गया था कि कमला पर किसी काला साया पड़ गया है या वो खुद एक चुड़ैल बन चुकी है, जिसे रोक पाना अब शायद उनके बस में नहीं है। उस रात उनकी मां ने अपने दोनों बेटों को लेकर उस हवेली से निकल गई और अपने एक रिश्तेदार के घर चली गई। जब वो अपने रिश्तेदार के घर पहुंची तो अजीत की मां ने उनसे बताया कि कमला के साथ जो हो रहा है वो कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि ये तो एक काला जादू है जो उनके घर के पूर्वज करते करते मर गए। उन्होंने अजीत को बताया कि उनके घर पर एक शैतानी मूर्ति है जो शापित है और उसी शैतान का साया शायद कमला पर आ गया है और अब वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी। कुछ समय बाद उस हवेली से 4 डेड बॉडीज मिली। अजीत, अजीत के दोनों पेरेंट्स और कमला, सबकी डेड बॉडीज को वहां से ले जाया गया। राजेश उस दिन के बाद से कहीं गायब हो गया। लोग कहते हैं कि आज भी उस हवेली में कमला की आत्मा भटकती है और वो किसी को नहीं बख्शेगी। अगर कोई भी उस हवेली में गया तो वो उसकी जान ले लेगी। इसलिए आज तक वो हवेली वीरान पड़ी है और वहां जाने का कोई साहस नहीं कर पाता।